दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का दीप ज्ञान सिंगरौली यूट्यूब चैनल पे। जैसे हम लोगों ने पॉलिटी के क्लास में कल अनुच्छेद 1 से 50 तक के अनुच्छेद को देख चुके थे, आज हम लोग इस क्लास में अनुच्छेद 51 से 100 तक देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास में। हम लोगों ने पढ़ा एक को पढ़ा हमने। भाग 1 में जो पढ़े थे हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े थे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े थे और भाग 2 में हम लोगों ने अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ा। 5 से 11 तक पढ़ा और अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़े और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कल हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। आज की जो क्लास होगी वो भाग 4A अनुच्छेद 51A के बारे में हमें पढ़ना है। तो भाग 4A में जो अनुच्छेद 51A लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, भारत के लोगों को क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। तो अगर बात करें कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51A में क्या लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जो A से लेकर K तक है। संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना, सम्मान करना। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, वो देखते हैं हम लोग। ये 11वां नंबर दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत से क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसमें क्या जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर देना। इसमें क्या लिखा हुआ था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में हुआ। इतना इस अनुच्छेद से हम लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। तो आगे का जो अनुच्छेद दिया हुआ है वो किसके बारे में दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। ये भाग 5 के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। भाग 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला जो दिया हुआ है अनुच्छेद 52, ये राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत के क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे। भारत में राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह शक्ति वह प्रत्यक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम लोगों को पता है कि जो हम भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं। उनके जो कार्यों का निर्वहन होता है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। तो अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है। आगे बात करें अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो जो निर्वाचित सदस्य सांसद होंगे और निर्वाचित विधायक होंगे और जो मनोनीत, ध्यान रखना कि इनके जो चुनाव की प्रक्रिया होती है इसमें
कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो जो निर्वाचित सांसद होते हैं वो उस चुनाव में भाग लेते हैं और निर्वाचित विधायक होते हैं वो भाग लेते हैं। जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 54 क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दिया हुआ है। अनुच्छेद 55 में क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन की पद्धति। आखिर में जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, तो वो निर्वाचन का जो पद्धति होगा, प्रक्रिया होगा, वो कैसा होगा, तो वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 55 में दिया गया है निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कैसी होगी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी मत द्वारा, और इसका जो मतदान होगा वह गुप्त मतदान होगा। तो 54 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, और 55 में क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन की पद्धति। आगे बात करें, अनुच्छेद 56 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो अनुच्छेद 56 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का पदावधि के बारे में बताया गया है। 57 क्या बोलता है, पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 57 में यह बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भारत का राष्ट्रपति बन चुका है तो बार बार चुना जा सकता है मतदान प्रक्रिया के तहत। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये अनुच्छेद 57 में दिया गया है। 57 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, अर्थात एक से ज्यादा बार उस पद पर निर्वाचित होके आ सकते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बोला गया है। इसमें दिया गया है कि वो भारत के क्या हो, नागरिक हो, उनकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने की उनमें योग्यता होनी चाहिए। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 58 में दिया है। ध्यान में रखना, 56 में क्या लिखा हुआ है, पदावधि के बारे में बताया गया है, और 57 में उनमें पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया, और 58 में उनके योग्यता के बारे में बताया गया है। आगे बात करें, अनुच्छेद 59 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पद की क्या क्या शर्त होनी चाहिए, उनकी शर्तों के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति लाभ का पद धारण नहीं करेंगे और वह सरकारी आवास व भत्ते में रहते हैं। मतलब वो जब तक राष्ट्रपति पद पे रहेंगे अपने निजी निवास पे नहीं रह सकते, वो सरकारी आवास पे ही रहेंगे। उनको 365 दिन में 365 अलग अलग कमरे में रखा जाता है, उनके रहने की व्यवस्था होती है। तो ये अनुच्छेद किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 59 में दिया गया है कि उनकी पद, राष्ट्रपति के पद का क्या होगा, शर्त होगा। अनुच्छेद 60 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। इसमें राष्ट्रपति शपथ लेता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, और यह संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग मतलब होता है कि उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, वो उसके बारे में दिया गया है। वो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, यह अनुच्छेद 61 में दिया गया है। संविधान के उल्लंघन पर संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लाया जा सकता है। तो उनको कब हटाया जाएगा, उनको कब महाभियोग चलाया जाएगा, अगर वह किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन करते हैं, गैर संवैधानिक कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा संसद में क्या पारित किया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 61 में दिया गया है। 59 में क्या है, उनके पद की शर्त। अनुच्छेद 60 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आगे बात करें, अनुच्छेद 61 में क्या लिखा था, महाभियोग दिया गया है कि संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को क्या करेंगे, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा क्या होगी, शुरू हो जाएगी। 62 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 62 में दिया हुआ है पद रिक्ति। पद रिक्ति मतलब मृत्यु या त्यागपत्र या हटाए जाने पर 6 माह के भीतर क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। जब तक मतलब अनुच्छेद 62 में जो दिया गया है वो बता रहा है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, तो जब तक कि उनका चुनाव नहीं हो जाता, उस राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे, और उपराष्ट्रपति जो होंगे उस समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उनका जो चुनाव होगा वह 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराया जाएगा। तो अनुच्छेद 62 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति के बारे में बता रहा है।
आगे बात करें तो आगे जो अनुच्छेद 63 दिया हुआ है, ये अनुच्छेद 63 किसके बारे में दिया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ये किस अनुच्छेद में दिखा गया है? ये अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का क्या होगा? पद होगा। आगे बात करें अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 64 में क्या दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो भारत के पदेन सभापति होंगे। मतलब जो राज्यसभा होगा, राज्यसभा में क्या, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होंगे या पदेन सभापति होंगे वो कौन होंगे? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वह मतदान केवल समता की स्थिति में कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी ऐसा कानून या विधेयक लाया जा रहा है जिसमें क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों पक्षों में अगर बहुमत बराबर है, राज्यसभा में कहीं भी अगर लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में पहुंचती है और उस बिल पे बहुमत दोनों बराबर हो जाती है कि मतलब दोनों की संख्या बराबर हो जाती है, टाई हो जाता है जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 63 किसके बारे में दिया हुआ है? अनुच्छेद 63 भारत का क्या होंगे? एक उपराष्ट्रपति होंगे, उनके पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 64 क्या दिया हुआ है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वो क्या करेंगे? कार्यों का निर्वहन करेंगे। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। आगे बात करें अनुच्छेद 65 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर वह असमर्थता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। जैसे उपराष्ट्रपति किसी कारणवश, राष्ट्रपति किसी कारणवश या त्याग पत्र दे देते हैं या उपस्थित होते हैं या किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं, असमर्थता की स्थिति के कारण क्या होंगे? उनके कार्यों का निर्वहन जो होगा वो कौन करेगा? उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो करेंगे। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 65 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 66 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है कि उनका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, कैसे उनका निर्वाचन होगा। तो निर्वाचन कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इनमें जो निर्वाचन, इनको मतदान करते हैं, इसमें कौन उपस्थित होता है? संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, वो सदस्य इसमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इनका जो पद्धति होता है ये कैसा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी मत द्वारा गुप्त मतदान इनको भी किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें राज्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो शामिल नहीं होते हैं। अनुच्छेद 67 में किसके बारे में दिया गया है? अनुच्छेद 67 में उनके पदावधि के, उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के पदावधि के बारे में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति पद की पदावधि कितने वर्ष की है, कितने वर्ष वो अपने पद पे बने रहेंगे। तो वो कितने वर्ष का बने रहेंगे? 5 वर्ष तक। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। एक दोनों दूसरे को देते रहते हैं। अनुच्छेद 68 में क्या दिया हुआ है? उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति, अगर इनका पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर भी चुनाव कराना इनका अनिवार्यता होता है। अगर यह इनका पद किसी कारण बस खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा और नए उपराष्ट्रपति को उस पद पे बैठाया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 68 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 69 में क्या लिखा हुआ है? उनके उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 69 में। 67 में क्या दिया हुआ है? उनके पदावधि के बारे में। 68 में पद रिक्ति के बारे में और 69 में उनके शपथ के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 क्या है? अकास्मिक प्रधान, मतलब अकास्मिक परिस्थिति में संसद राष्ट्रपति कर्तव्य हेतु कानून बना सकती है। मतलब कि अनुच्छेद 70 में क्या दिया है? किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति जब पैदा होती है उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों हेतु क्या करेगी? कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 70 में दिया गया है। अनुच्छेद 71 में क्या दिया है? निर्वाचन विवाद, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति होती है उससे संबंधित किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 71 में दिया गया है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा। उससे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित जो भी विवाद होंगे वो कहां पे तय किए जाएंगे?
उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में वो तय किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 70 में क्या दिया गया है, आकस्मिक प्रावधान, और 71 में क्या दिया है, निर्वाचन विवाद दिया हुआ है। आगे बात करें अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में क्या दिया हुआ है, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह क्या करे, क्षमा दे दे, दंड में कमी, दंड निलंबन, दंड स्थगन दे सके। यह शक्ति विशेष रूप से मृत्यु दंड के मामले में महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा होती है या किसी प्रकार का उसे सजा होती है, तो राष्ट्रपति को यह पावर होता है कि उसके सजा में या कमी कर सके या फिर उसको मृत्यु दंड रोक सके। उनको इतना विशेष प्रावधान दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत उनको क्या दिया है, क्षमादान की शक्ति दी गई है। आगे बात करें अनुच्छेद 73 में, तो अनुच्छेद 73 में क्या दिया है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। संघ की कार्यपालिका की शक्ति सीमा, उनकी कितना सीमा है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संसद के विषय विषयों तक है और संधि व समझौते तक है। तो अनुच्छेद 73 में क्या लिखा हुआ है कि संघ की जो कार्यपालिका होगी उसकी शक्ति सीमा कहां तक है, तो उसकी शक्ति सीमा कहां तक है, संसद के विधायी विषयों तक और संधि व समझौते तक इनकी सीमा दी गई है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 73 में दिया गया है। 74 में क्या दिया हुआ है, मंत्री परिषद के बारे में, कैबिनेट मंत्री के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 74 में क्या दिया है, मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया है, और 73 में क्या दिया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति सीमा के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में क्या दिया हुआ है, प्रधानमंत्री और मंत्री के बारे में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। 75 में जो दिया हो गया है वो क्या बोला गया है, प्रधानमंत्री और मंत्री के बारे में बोला गया। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जिनका लोकसभा में बहुमत होता है, और मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वह प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उनका गठन किया जाता है, उनको चुना जाता है। मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री अपने पद को त्यागपत्र देते हैं तो सामूहिक रूप से उस मंत्रिमंडल जो भी हैं वो सभी को त्यागपत्र देना होगा। तो मंत्री परिषद जो होते हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 76 में क्या दिया हुआ है, भारत के क्या होंगे, महान्यायवादी होंगे, अटॉर्नी जनरल। किसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 76 में, अटॉर्नी जनरल के बारे में भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और इनका काम क्या होगा, सरकार को कानूनी सलाह देना। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होगा, सरकार को कानूनी सलाह देना। अनुच्छेद 76 में क्या दिया हुआ है, भारत का एक न्यायवादी होंगे, महान्यायवादी होंगे। अनुच्छेद 77 में क्या लिखा हुआ है, सरकारी कार्यों का संचालन। किसका, सरकारी कार्यों का संचालन। भारत सरकार के सभी कार्यों राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और कार्य संचालन के नियम बनाए जाते हैं। जैसे अभी जस्ट कुछ समय पहले हमने बताया कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र का होते हैं, उनके जो भी भारत में काम किए जाते हैं उनके नाम से किए जाते हैं, लेकिन उनको कार्यों का निर्वहन कौन करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 77 में दिया गया है कि सरकार कार्यों का क्या करेगी, संचालन करेंगे। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 में क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब पीएम के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उसके बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 78 में दिया गया है। प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्माण की जानकारी देना, प्रशासनिक व विधायिक मामलों की सलाह देना। तो ये अनुच्छेद 78 किसके बारे में दिया गया है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं संसद का गठन। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 79 के तहत संसद का क्या होता है, गठन होता है। संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? संसद का निर्माण होता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है। संसद की संरचना किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 80 के तहत दी गई है कि संसद की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 80 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा की संरचना, मतलब अधिकतम राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 सदस्य हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं? 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में जो सीटों की संख्या होती है अधिकतम कितनी होती है? 250। 250 में 238 सीटों पर उनका निर्वाचन होता है और 12 सीटों पर उनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो अनुच्छेद 80 में क्या दिया गया है? राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? संरचना के बारे में। आगे बात करें, अनुच्छेद 81 में किसकी दी गई है? लोकसभा की संरचना। अभी हमने राज्यसभा में देखा, संसद के बारे में देख रहे थे। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी हमने देखा कि इसमें अधिकतम सीट जो होते हैं वो कितनी सीट होती हैं? 250 सीट होती हैं। कितनी सीट होती हैं? 250 सीट। और इनमें चुनाव कितना होता है? चुनाव 238 सीटों पर होता है और 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है। ऐसे ही लोकसभा में कितने अधिकतम सीट हो सकती है? कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 552 हो सकते हैं, जिसमें से 530 क्या होता है? इनका चुनाव होता है। तो 530 जो सदस्य होंगे ये राज्यों से चुन के आएंगे और 20 जो सदस्य होंगे वह संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे और 2 एंग्लो इंडिया के तहत चुने जाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 81 में क्या लिखा हुआ है? परिसीमन दिया हुआ है। जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने का जो प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 82 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 83 में क्या दिया है? सदनों की अवधि, मतलब लोकसभा का कितने सदनों की जो अवधि होगी वो कितने वर्ष की होगी? 5 वर्ष की होगी। राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब जो इसमें लोकसभा कभी पूरी, राज्यसभा में क्या होता है? हर 2 वर्ष बाद इसमें जो सदस्य होंगे, इसमें जो निर्वाचित सदस्य होंगे या फिर कुल सदस्य जो होंगे, इसमें से 1/3 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? जिसको बोल सकते हैं कि रिटायर हो जाते हैं, अपने मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं वहां से, और उसमें जितने हटेंगे उतने का ही 2 वर्ष बाद क्या होगा? चुनाव होगा। तो ये सदनों की अवधि के बारे में दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 83 में दिया गया है। और राज्यसभा कैसा सदन होता है? स्थायी सदन होता है। लोकसभा स्थायी सदन नहीं होता है। ये कैसा सदन हो गया? अस्थायी सदन होता है। आगे बात करें अनुच्छेद 84 में, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सदस्यों से जुड़े प्रावधान के बारे में बताया गया है कि लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, हमें सदस्य बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर। तो भारत के क्या होने चाहिए? नागरिक होने चाहिए। उनकी न्यूनतम आयु कितनी? लोकसभा में 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा में कितनी वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। आपको लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 85 में क्या दिया हुआ है? संसद का सत्र के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और स्थगित करता है। मतलब ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर होता है कि वो संसद का सत्र बुलाए या फिर स्थगित कर दे। ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 85 में दिया गया है। 86 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बताया गया है। ये संसद को संबोधित कर सकते हैं। 86 में किसके बारे में दिया गया है? राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में दिया गया है।
आगे बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 87 में क्या दिया है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का क्या होता है? अभिभाषण होता है। यह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 87 के तहत। अनुच्छेद 88 में क्या दिया हुआ है? मंत्रियों के अधिकार। क्या क्या है मंत्रियों के अधिकार? तो मंत्री संसद में बोल सकते हैं भले ही सदस्य न हो। मंत्री क्या हो सकते हैं? सदस्य में, सदन में बोल सकते हैं, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते, यह ध्यान रखना है। संसद के अधिकारी। अनुच्छेद 89 में क्या लिखा हुआ है? संसद के अधिकारियों के बारे में दिया गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। आगे बात करें हम लोग संसद के अधिकारी, जैसे हम लोग अभी बात की कि 89 में क्या दिया गया है? राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति कहलाएंगे। अनुच्छेद 90 में क्या दिया गया है? उपसभापति। उपसभापति राज्यसभा का उपसभापति होता है। अनुच्छेद 93 में क्या लिखा हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दिया गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में क्या दिया गया है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। और 89 में राज्यसभा के सभापति और पदेन सभापति के बारे में दिया गया है। उपसभापति और पदेन सभापति के बारे में 89 में दिया गया है और 90 में उपसभापति के बारे में दिया गया है और 93 में क्या दिया गया है? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। आगे बात करें संसदीय कार्यवाही से संबंधित अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 94 में क्या लिखा हुआ है? पद त्याग। संसदीय संबंधित कार्यवाही अनुच्छेद में 94 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? पद त्याग। मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे या फिर उपसभापति होंगे वो त्याग पत्र दे सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 94 के तहत। अनुच्छेद 95, 96 में क्या दिया गया है? अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है? अध्यक्ष अधिकार व उनके कार्य के बारे में अनुच्छेद 95 व 96 में दिया गया है। अनुच्छेद 99 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 99 में उनके शपथ के बारे में बताया गया है। संसद सदस्य शपथ लेते हैं। जो संसद के सदस्य होंगे वो अनुच्छेद 99 के तहत क्या लेंगे? शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 100 में क्या लिखा गया है? मतदान बहुमत से निर्णय होता है। अनुच्छेद 100 में उनके सदस्य, जो संसद के सदस्य होते हैं, उनके मतदान के बारे में दिया गया है। तो धन्यवाद। आज फिर से 50 आर्टिकल आप लोगों के बीच लेके आए और जैसा भी वीडियो लगे कमेंट में एक बार जरूर बताएं हमें। धन्यवाद। आज पता ना